अफ़ज़ल और सायरा अपने बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने अपने बच्चे के कुछ वीडियो शेयर किए। उन्होंने पुराना जो डायग्नोसिस उनका बना था वो भी शेयर किया। उसे मॉडरेट यानी लेवल 2 ऑटिज़्म डायग्नोस किया गया था और उसके हिसाब से उसका ओटी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और सब चीज़ें चल रही थी। उनका बेटा उमर, उसकी एज अभी 4.5 साल हो चुकी थी और पिछले 1.5 साल से वो थेरेपी पे जा रहे हैं। 1.5 साल के अंदर अटेंशन, फ़ोकस, आई कॉन्टैक्ट कुछ भी चीज़ें डेवलप नहीं हुई हैं फुल्ली और पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा वरीड थे। उनको लगता था कि यार 3 साल की एज में स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने कहा था कि 1.5-2 साल में सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी, लेकिन अभी 1.5 साल में तो अटेंशन और आई कॉन्टैक्ट भी नहीं आया, तो सब चीज़ें कैसे ठीक होंगी? तो इसी चिंता के साथ, इसी फ़िक्र के साथ उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया। तो फिर मैंने डिटेल्ड हिस्ट्री जब लेना शुरू किया, तो मैंने ये देखा कि सबसे पहली बात प्रेगनेंसी के दौरान जो सायरा है उसके साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। इवन बहुत तेज़ लड़ाई झगड़े भी पे हस्बैंड वाइफ के होते रहते थे, फैमिली में होते रहते थे। उसके साथ-साथ वो बहुत ही ज़्यादा शायद अलग-थलग रहते थे, यानी न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे जहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनके साथ थी कि सब कुछ सायरा को ही मैनेज करना होता था। फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हुई, जैसे वो उमर का जन्म हुआ। उमर के जन्म के बाद काफ़ी टाइम तक उन लोगों का प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ब्रेस्ट फीडिंग हुआ कि नहीं हुआ। सो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाया, मदर का क्लोज़नेस नहीं मिल पाया। उसके साथ क्या हुआ कि काफ़ी सारी चीज़ें बाद में भी चलती गई। हस्बैंड वाइफ में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाइयाँ, झगड़े, प्रॉब्लम्स, बच्चे के सामने काफ़ी कुछ। बच्चा डेवलप करने लगा। 1 साल तक उसने चलना-फिरना शुरू कर दिया, थोड़ा इंडिपेंडेंटली वो 13-14 महीने में चलने लगा। 15-16 महीने में उसने कुछ स्पीच, मीनिंगफुल स्पीच डेवलप करना शुरू कर दिया। 1.5 साल 2 साल तक काफ़ी अच्छा स्पीच उसका आ गया, रिलेट करने लगा। सडनली स्क्रीन का एक्सपोज़र आया, लेकिन तब भी जब उसका स्पीच आ भी गया था तो बच्चा थोड़ा इंट्रोवर्ट सा रहता था। यानी वो अवॉइड ही करता था, क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा पेरेंट्स का होता था तो वो कहीं अपने ब्लैंकेट में या कहीं पे भी जा कर के सेटल हो जाता था या किसी कॉर्नर को पकड़ लेता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें हिस्ट्री में आ रही थी और उसके बाद जब स्क्रीन उसको मिला, तो फिर धीरे-धीरे उसने रिग्रेस करना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली 2.5 साल की उम्र तक उसने टोटली रिग्रेस कर दिया। इन लोगों ने बाद में भागना शुरू किया। 3 साल की एज में इनको डायग्नोसिस मिला। इनकी सारी थेरेपीज़ पिछले काफ़ी टाइम से चल रही है। रिसेंटली इन्होंने 6 महीना पहले एबीए भी शुरू कर लिया है और उसके चलते अभी इनको वो इम्प्रूवमेंट्स नहीं मिली जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था। तो फिर जब मुझे कॉन्टैक्ट किया, मैंने आपको इतनी लंबी स्टोरी इसलिए सुनाई क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों की स्टोरी होती है और आप जो है, जो एक बेसिक एनवायरनमेंट, बच्चों की ग्रूमिंग के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि एट लीस्ट मैं मानता हूँ कि कई सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपके अख्तियार में नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में होती हैं, जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जो आप सेटल कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स आप वो सेटल नहीं करते हैं। यानी जैसे आप लोग आपसी, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग बना करके आप चलें आगे। जो मैं नाम ले रहा हूँ ये सारे नाम मैंने बदल दिए हैं और क्योंकि एग्जैक्ट नाम मैं नहीं ले सकता, सो नाम मैंने चेंज कर दिए हैं, लेकिन यस ये हिस्ट्री है जिससे आप में से कोई भी अपने साथ रिलेट कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब बच्चे ग्रूम करने लगे हैं, उसमें सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि जब आपने कंसीव करना है, सो पहले आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आप कंसीव करना भी चाहते हो कि नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर्ड है पेरेंट्स बनने के लिए तो आपको पेरेंट्स बनने की तरफ, पेरेंटहुड की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही शादी होती है, यूजुअली पहली एनिवर्सरी ज़्यादातर लोग बच्चे के साथ ही मनाते हैं। यानी एकदम से कंसेप्शन हो जाता है, कंसीव कर लेती है लेडीज़ और पता नहीं होता कि बच्चे का क्या मतलब है। अब बच्चा पालना पड़ेगा, लेकिन तो ये जब प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर आपके पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं फैमिली की। कोई आपकी सपोर्ट में नहीं होता क्योंकि आप अपना जो वतन होता है, अपना कंट्री होता है, उससे अलग रह रहे होते हैं, दूर जाके रह रहे होते हैं और वहाँ आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं, वो बीच-बीच में आते ज़रूर रहते हैं, लेकिन वो रह नहीं सकते परमानेंटली आपके साथ। कभी वो 15 दिन के लिए आए, कभी 1 महीने के लिए आए, वो आपके पास आ सकते हैं, छुट्टी मोड में आ सकते हैं। लेकिन वो अगेन परमानेंटली आपके साथ नहीं रह सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब आप लोगों को बच्चा पैदा करना है। सो समटाइम्स क्या होता है कि आप बच्चा तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन आपके पास बच्चा पैदा करने के बाद उसको ग्रूम कैसे करना है, पेरेंटिंग कैसे करना है, ये सारे स्किल्स नहीं होते। फिर आपस में झगड़े होने शुरू होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जनरेट होती हैं। फिर वो क्या होता है कि हम ब्लेम गेम खेलना शुरू करते हैं कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको ये करना चाहिए था, तुमको वो करना चाहिए था।
पहली कंडीशन ये आती है कि अगर आपने कंसीव कर लिया है तो प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स के अंदर जेस्टेशन पीरियड में आपको बहुत खुश रहना पड़ेगा। यूजुअली आप खुश नहीं रहते हैं, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती है, तो फिर आप मान के चलिए कि आप जितना भी जोर लगाते रहें बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ स्पीच, बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी या आ सकती हैं। सो समटाइम्स तो ब्लीडिंग भी हो जाती है, जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है। सो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में ही आपको आ जाती हैं। फिर बच्चा पैदा होता है तो फिर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते क्योंकि आप पूरी स्ट्रेस में हैं, और अगर स्ट्रेस में ब्रेस्ट फीड करा भी लेंगे तो वो सारी स्ट्रेस आप बच्चे के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चे का नेचर और पर्सनालिटी आप लोगों को देख देख के, क्योंकि बच्चे के सामने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चीखना चिल्लाना होता है, तो वो बच्चा भी ऑब्जर्व करता है आप लोगों को। जब वो ऑब्जर्व करता है तो वो सोचते हैं कि कोई सेफ रूट मुझे मिल जाए, यार आई डोंट लाइक दिस एनवायरनमेंट। तो उसने क्या किया, इस पर्टिकुलर बच्चे ने क्या किया कि जैसे उसको स्क्रीन मिला उसको एक सेफ वे मिल गया कि यार इस तरह के खच खाने से, इस तरह की प्रॉब्लम से बेटर ये है कि मैं अपना वर्ल्ड बना लूं। अब धीरे धीरे उसने अपना वर्ल्ड बना लिया। इसलिए 1.5 साल की मेहनत के बाद भी, क्योंकि उसका वो प्रॉब्लम ही नहीं है ना जिसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, तो हम लोग सिंपली जो भी ओटी के प्रोसेस होते हैं, जो भी स्पीच थेरेपी के प्रोसेस होते हैं, जो भी बिहेवियर थेरेपी है, एबी के प्रोसेस होते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। सो फर्क क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की उतनी ही जरूरत है जितनी बच्चे को है। सो यहाँ हम पेरेंट्स की काउंसलिंग तो भूल जाते हैं, हम बच्चे को थेरेपी देते चले जाते हैं। यानी रूट कॉज हम दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे, एनवायरमेंट को उसके लिए कंफर्टेबल बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम सीधा बच्चे की थेरेपी करना शुरू कर देते हैं। बच्चे की थेरेपी जरूर कीजिए, लेकिन पेरेंट्स की थेरेपी बच्चों की थेरेपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऐसे स्टेजेस में। यानी पेरेंट्स की थेरेपी साथ साथ अगर चले, यानी उन्हें भी अगर आप मेंटल हेल्थ उनका अच्छा कर सके तो वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं थेरेपी में। क्योंकि जब पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स उनको दिए जाते हैं, यानी पेरेंट्स को अल्टीमेटली सारा काम करना होता है, किसी और के करने से कुछ नहीं होगा। तो जब पेरेंट्स पॉजिटिव ही नहीं है, पेरेंट्स अपने में बिजी हैं, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। समटाइम्स तो ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जहां पर दोनों के दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, उन दोनों को बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं। सो घर आकर के फिर बच्चों को देखना होता है। तो ये सब जब सारे के सारे जॉब्स उनको करने होते हैं, तो इन सारी जॉब्स में फंस करके पेरेंट्स कई बार अच्छे परफॉर्म नहीं कर सकते आपकी थेरेपी के अंदर। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए उन्हें पॉजिटिव बनाया जाना चाहिए, उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, जिससे कि वो बहुत प्रेशर से भी शटर नहीं हो। अब जो लोग थेरेपी और काउंसलिंग साथ साथ लेते हैं, पेरेंट्स जो लोग पेरेंट्स पेरेंट थेरेपी साथ साथ लेते हैं, यानी काउंसलिंग साथ साथ लेते हैं, या लाइफ कोचिंग साथ साथ ज्वाइन कर लेते हैं, उनमें बेनिफिट सबसे बड़ा ये मिलता है, और ये देखने में प्रूवन फैक्ट है। कई सारे लोग यूएई से, और कई सारे लोग यूएस से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं, लेकिन यस इंडिया के बाहर कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन थेरेपीज को साथ साथ ज्वाइन किया, जिनको पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, यानी पेरेंट्स का थेरेपी नहीं किया जाता, पेरेंट्स को काउंसलिंग नहीं की जाती। उन लोगों में क्या होता है कि बच्चे की जो इंप्रूवमेंट है उसके आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी सारी चीजों में बच्चे की विलफुल विड्रॉल है, और ये पेरेंट्स नहीं जानते कि ये बच्चे को कैसे टैकल करें। सो वो सिर्फ थेरेपी प्रोसेसेस को करवाते रहते हैं, उसकी वजह से वो इंप्रूवमेंट्स कभी नहीं मिलती जो इंप्रूवमेंट पेरेंट्स की थेरेपी होने से मिलती है। सो पेरेंट्स की साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, उनकी लाइफ कोचिंग साथ साथ होनी चाहिए, ताकि पेरेंट्स जो है पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चों को दे सकें। और जब ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट उनको मिलेगा, या एक एफिशिएंसी पेरेंट्स की इंप्रूव होगी, तो ऑटोमेटिकली बच्चों को आप बहुत जल्दी से ठीक कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप डायग्नोसिस में कंसीडर करना शुरू कर देते हैं, आपकी एफिशिएंसी, आपकी डायग्नोसिस, आपकी जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप कनेक्टिंग, बाय बाय।